हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन 12th क्लास का पहला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युतिकी शुरू करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। कोई चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज किस में हो? रेस्ट में हो। जब चार्ज रेस्ट में हो तब उसकी स्टडी करना क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युतिकी। ठीक है। चार्ज, बच्चों चार्ज से क्या मीनिंग हुआ? सपोज कोई बॉडी न्यूट्रल है, इसका मीनिंग क्या हुआ? उस पर कोई चार्ज नहीं है, ये मीनिंग नहीं हुआ। कोई बॉडी न्यूट्रल है, उदासीन है, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल हैं। सपोज इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देन बॉडी सेड टू बी न्यूट्रल। उसको क्या बोला जाएगा? उदासीन बोला जाएगा। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देन दैट बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज्ड। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से ज़्यादा है तो फिर वो वस्तु ऋणावेशित कही जाएगी। इफ नंबर ऑफ electrons are less than number of protons, then that body is said to be positively charged। यानी किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटोनों से कम है, यानी प्रोटॉन ज़्यादा है, तो फिर वो वस्तु धनावेशित कही जाएगी। यानी कोई वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है तो वो उदासीन है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कंपेरिजन में ज़्यादा है तो फिर वो ऋणावेशित हैं, और किसी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कंपैरिजन में कम है तो फिर वो क्या है? धनावेशित हैं। यानी चार्ज दो प्रकार का हो गया, ऋणावेश और धनावेश। अबाउट चार्ज Q, यह अदिश भौतिक राशि है, यानी ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। इसका मीनिंग ये हुआ कि किसी वस्तु पे कुल चार्ज ज्ञात करने के लिए सामान्य बीजगणितीय योग किया जा सकता है। जैसे Q1, Q2, Q3, Q4 माइनस प्लस प्लस प्लस, तो Q टोटल विद Q1, Q2, Q3 एंड Q4। सिंपल अलजेब्रिक सम, सामान्य बीजगणित से टोटल आवेश ज्ञात किया जा सकता है। आवेश क्वांटीकृत होता है, अर्थात क्वांटीकरण का सिद्धांत। बच्चों क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन। क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या है? किसी भी वस्तु पे जो आवेश होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी हमेशा इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा। आधा इलेक्ट्रॉन, डेढ़ इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कभी ट्रांसफर नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो पूरा होगा, जाएगा तो पूरा जाएगा, आएगा तो भी पूरा आएगा। यानी चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ मिनिमम चार्ज और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी वस्तु पे कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणांक होता है। Q इज इक्वल टू N, Q यानी चार्ज, E यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड N इज द
इंटीजर, पूर्णांक संख्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर। ई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी न्यूनतम पॉसिबल आवेश, इसे अपन क्या बोलते हैं, क्वांटा, यानी इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश का क्वांटा। क्वांटा किसको बोल सकते हैं, क्वांटा। क्वांटा इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट फ्रीली एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। वो भौतिक राशि जिसका प्रकृति में क्या हो, स्वतंत्र अस्तित्व विद्यमान हो, उसे क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। ठीक है ना। तो आवेश का क्वांटा किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, ये आवेश का क्वांटा है। वैसे लाइट का क्वांटा किसको बोलते हैं, फोटोन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो एक बंडल होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, फोटोन। तो लाइट का जो क्वांटा है वो कौन है, फोटोन। कम से कम लाइट एक फोटोन की फॉर्म में ट्रांसमिट होती है। ठीक है ना। वैसे ही कोई आपसे बोले कि मास पार्टिकल का क्वांटा क्या है, तो वो है ग्रेविटॉन। मिनिमम मास जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है, वो है ग्रेविटॉन। समझिए, दो मास पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट करते हैं ड्यू टू ग्रेविटॉन। दो चार्ज पार्टिकल, दो मैग्नेटिक पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं ड्यू टू फोटोन। एंड चार्ज ट्रांसफर होता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज पॉसिबल है? अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट एक साइंटिस्ट है गैलेमान, उनका एक हाइपोथेसिस है कि इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज भी पॉसिबल है। उन पार्टिकल्स को बोला गया है क्वार्क पार्टिकल्स। अब तक 32 यानी 32 प्रकार के क्वार्क जो है उनको डिस्कवर किया गया है। वैसे 12th के सिलेबस में क्वार्क पार्टिकल्स नहीं है, फिर भी थोड़ा ब्रीफ नॉलेज आपको होना चाहिए। वैसे 32 में से जो दो क्वार्क हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, इनका एक्सप्लेनेशन जनरली आपको बुक्स में मिल जाएगा। 32 टाइप डिस्कवर की जा चुकी है, इनमें से दो का डिस्क्रिप्शन अपने को मिलता है, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। ठीक है। अप क्वार्क पॉजिटिव चार्ज प्लस 2e/3 एंड डाउन क्वार्क -e/3। That means this is the minimum possible charge, less than the electron. If quark have free existence in the nature, in future e/3 will be quanta of the charge. अभी क्वांटा कौन है, इलेक्ट्रॉन है। इन फ्यूचर में क्वांटा कौन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है। क्लियर। सपोज गैलेमान हाइपोथेसिस प्रूफ हो जाए कि क्वार्क पार्टिकल्स होते हैं, तो क्या प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन वैलिड रहेगा या नहीं? तो आंसर यह है कि प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन तब भी वैलिड रहेगा जब हाइपोथेसिस प्रूफ नहीं है, तब Q = NE लिख रहे हैं अपन, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन। सपोज क्वार्क पार्टिकल का फ्री एग्जिस्टेंस प्रूफ हो जाएगा, तो फिर प्रिंसिपल अभी भी वैसे ही रहेगा कि चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ मिनिमम चार्ज। आज मिनिमम चार्ज क्या है, E। इन फ्यूचर मिनिमम चार्ज क्या हो सकता है, e/3। तो डेफिनेशन वो कब हो रहेगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ मिनिमम चार्ज। अभी मिनिमम चार्ज इलेक्ट्रॉन है, बाद में मिनिमम चार्ज क्या हो सकता है, e/3 हो सकता है। देन क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल है वो चेंज नहीं होगा। बोथ आर करेक्ट। क्लियर। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन हैव 2 up quark and 1 down quark. Proton have 2 up quark and 1 down quark. Clear? And neutron have 1 up quark and 2 down quark. Clear? Up, 2 up, 2 into 2e/3 minus e/3, 4e/3 minus e/3, that means 3e/3 plus e. यानी चार्ज ऑन प्रोटॉन इज जस्ट इक्वल्स टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, वही सेम चार्ज प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। क्लियर। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन जस्ट लाइक इक्वल्स टू
इलेक्ट्रॉन बट इन अपोजिट इन नेचर, प्लस 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Clear? And for neutron, 1 up quark 2e by 3, 2 into e by 3, 2e by 3 minus 2e by 3 equals to 0. That means neutron is a neutral, have no charge. Clear? This is just hypothesis. Clear? निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है? निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड and fourth. Which one is not possible? We know Q is equals to Ne. If N is an integer, then that charge will be possible. Clear? Q divided by E. In this case, N is equals to 2. In this case, N is equals to 3. In this case, N is equals to 3 point something, and in this case, N is equals to 5. Integer, 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 ये integer नहीं है, then ये charge possible नहीं है. Clear? Very simple question, छोटा question, कोई issue नहीं है. Clear? Next question. If a ball have plus 1 coulomb, कोई गेंद है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो 1 कूलम धनात्मक आवेश है. 1 कूलम धनात्मक आवेश है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसके ऊपर से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिमूव किए. क्या किया? इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, तो इसके ऊपर क्या आया? धनात्मक आवेश आया है. क्लियर? आपको ये बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तब इस पर 1 कूलम आवेश आया है. क्लियर? तो यूज Q इज इक्वल टू Ne, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन, क्वांटीकरण का सिद्धांत. क्लियर? Here charge is 1 coulomb and unknown, and charge on electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Clear? Determine N, charge and charge cancel out. Clear? N 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19. Clear? 100 1 6. कैलकुलेशन सब लोग अपने हिसाब से करें. क्लियर? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, यानी इतने इलेक्ट्रॉन आप हटाएंगे तो क्या आएगा? 1 कूलम आवेश आएगा. इसका मतलब ये हुआ कि 1 कूलम आवेश एक लार्ज अमाउंट है, बहुत बड़ी मात्रा है. क्लियर? तो हम आवेश को छोटे रूप में भी लिखते हैं, कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम. क्लियर? ये प्रीफिक्स के बारे में आपको अलग से बताएंगे. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो देख रहे थे कि आवेश एक अदिश राशि है, यानी सामान्य बीजगणित से इसका योग कर सकते हैं. आवेश एक क्वांटीकृत भौतिक राशि है जिसको भी अपन ने पढ़ा है. नेक्स्ट ये है कि आवेश एक संरक्षित भौतिक राशि. आवेश हमेशा क्या होता है? संरक्षित होता है. आवेश हमेशा सुरक्षित रहता है. कोई भी भौतिक रासायनिक क्रिया हो, अभिक्रिया से पहले का आवेश और अभिक्रिया के बाद का आवेश हमेशा क्या होगा? एक समान होगा. आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे जस्ट ट्रांसफर हो सकता है, इसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं. ठीक है ना? अभिक्रिया से पहले का टोटल चार्ज और अभिक्रिया के बाद का टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा. केमिकल रिएक्शन हो या फिजिकल रिएक्शन हो, उन सब के लिए. क्लियर? और फोर्स की बात करें तो समान प्रकृति के आवेशों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, और असमान प्रकृति के आवेशों में क्या होगा? आकर्षण होगा. ये नेचर का रूल है. जहाँ नेचर अपोजिट होती है वहाँ क्या होता है? अट्रैक्शन होता है. जहाँ सेम नेचर होती है वहाँ क्या होता है? रिपल्सन होता है. तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा. क्लियर? एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव इनमें आपस में क्या होगा?
आकर्षण होगा। क्लियर? ऐसा होता ही है, जहाँ पे भी दोनों अपोजिट हो वहाँ अट्रैक्शन होगा, जहाँ दोनों सिमिलर हो वहाँ क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्लियर? इट्स ऑफ चार्ज। क्लियर? फर्स्ट एसआई यूनिट या एमकेएस यूनिट क्या होती है? कूलम। चार्ज की यूनिट एमकेएस या एसआई में क्या होती है? कूलम होती है। क्लियर? सेकंड सीजीएस। सीजीएस यूनिट क्या लिखेंगे? सीजीएस यूनिट दो होती है, ESU एंड EMU। क्लियर? ESU का मीनिंग क्या हुआ? इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट दैट स्टेट कूलम। क्या बोल सकते हैं? स्टेट कूलम। क्लियर? STCB also said to be Franklin. It is the smallest unit of charge. Clear? Yes, EMU, electromagnetic unit. Electromagnetic unit. Also said to be absolute coulomb. ABCB. Clear? And practical unit is a Faraday. Faraday is the practical unit केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, जहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह हो वहाँ पे। क्लियर? अब इन सब में रिलेशन क्या है वो जस्ट आपको पता होना चाहिए। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। राइट? ये एमकेएस यूनिट है, बड़ी यूनिट है, और ये सीजीएस यूनिट है, छोटी यूनिट है। क्लियर? बट ऐसा नहीं है कि सब जगह एमकेएस बड़ी होती है और सीजीएस छोटी होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। EMU ये एक सीजीएस यूनिट है और ये एमकेएस के कंपेयर में 10 टाइम्स बड़ी है। क्लियर? तो 10 कूलम इज इक्वल्स टू क्या? 1 एब्सोल्यूट कूलम। क्लियर? 10 कूलम इज इक्वल्स टू 1 एब्सोल्यूट कूलम, यानी सीजीएस यूनिट भी एमकेएस यूनिट से बड़ी हो सकती है। क्लियर? 1 फैराडे 96500 कूलम। ये केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, जहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस हो वहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है? ये फिजिक्स में यूज़ करते हैं। कोई बताएगा मुझे ये कि चार्ज को सीजीएस में यूज़ करना है तो ये कब यूज़ करेंगे और ये कब यूज़ करेंगे? एनीवन? तो ESU वहाँ यूज़ होती है जहाँ चार्ज रेस्ट में हो और उसको सीजीएस में लिखना हो तो अपन ESU लिखेंगे। क्लियर? और जहाँ चार्ज मूवेबल हो तो फिर, और उसको सीजीएस में लिखना हो तो अपन क्या लिखेंगे? EMU लिखेंगे, एब्सोल्यूट कूलम लिखेंगे। क्लियर? फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? करंट होता है। क्लियर? करंट को क्या बोलते हैं? यूनिट एम्पियर। सपोज करंट को सीजीएस में लिखना हो तो स्टेट एम्पियर लिखेंगे या एब्सोल्यूट एम्पियर लिखेंगे? करंट तो तब प्रोड्यूस होती है जब चार्ज चलता है, और जब चलता है तो क्या यूज करते हैं? एब्सोल्यूट। तो करंट के लिए कभी भी स्टेट कूलम नहीं बनेगा। क्या बनेगा? एब्सोल्यूट कूलम बनेगा, क्योंकि चार्ज क्या है? मोशन में चल रहा है। क्लियर? तो चलते हुए चार्ज के लिए हमेशा क्या यूज करेंगे? EMU। और जब चार्ज रेस्ट में है तो क्या यूज करेंगे? ESU। क्लियर? यूनिट में कोई डाउट नहीं, सिंपल है। क्लियर? और कोई भी क्वांटिटी होती है फर्स्ट टाइम, जस्ट एक इंट्रोडक्शन अपन ले रहे हैं चार्ज का, तो आपको पता है कि अदिश राशि है, स्केलर डाटा है, उसकी यूनिट अपन ने देखी है, और जस्ट अब इस आगे ये आपको पता होना चाहिए कि उसकी डायमेंशन क्या है, विमा क्या है। तो चार्ज की डायमेंशन क्या है? कौन बताएगा? यस, कोई नहीं। चार्ज की डायमेंशन है A1 T1 विमा। आवेश की विमा कैसे कैलकुलेट करेंगे? कि करंट क्या होती है? Q/T देन Q I × T A1 T1। क्लियर? राइट? तो करंट
को एक फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया है और चार्ज को डिराइव्ड क्वांटिटी माना गया है। इन फ्यूचर में इसका उल्टा हो सकता है, क्योंकि करंट खुद चार्ज से निकल के आ रही है, तो चार्ज फंडामेंटल हो सकती है, करंट डिराइव्ड हो सकती है। बट अभी तक में क्या है, करंट क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और चार्ज क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्लियर? देन चार्ज की डायमेंशन क्या है, A1 T1। क्लियर? तो ये जस्ट एक बेसिक नॉलेज था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसकी स्टडी करते हैं, एक आवेश की, चार्ज की, और वो चार्ज क्या हो, रुका हुआ हो। क्लियर? तो जब चार्ज रुका हुआ है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? और जब चार्ज गति करने लगता है कांस्टेंट स्पीड में, तो वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? और वही चार्ज जब त्वरित गति करता है, एक्सेलरेटेड हो जाता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? तो जो 12th का फर्स्ट पार्ट है उनमें क्या है, स्टैटिक चार्ज, फिर चार्ज मोशन में होगा, और फिर चार्ज एक्सेलरेटेड हो जाएगा। द एक्सेलरेटेड चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर? वो फर्स्ट पार्ट का लास्ट टॉपिक आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जस्ट अपने परिचय था, वो अपने लिया है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आर्टिकल, कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। क्लियर? दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 को डिस्टेंस R पे रखे हुए हैं, मतलब क्या है, स्टैटिक चार्ज है। क्लियर? एक पॉइंट और क्या है, बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज एंड स्टेशनरी चार्ज। क्या हो, दोनों आवेश बिंदु आवेश हो और स्थिर अवस्था में हो, तो कूलाम के अनुसार इनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट एंड स्टेशनरी चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ both of charges and inversely proportional to square of distance between them. That force is directed along the line joining the charges. Clear? रिपल्सिव फोर्स है तो चार्ज फोर्स क्या होगा, अवे हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, टूवर्ड्स हो जाएगा, बट ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। क्लियर? दिस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज एंड स्टैटिक चार्ज। इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड चार्ज इन मोशन, देन कूलम्स लॉ इज नॉट वैलिड। जहाँ चार्ज गतिशील हो या चार्ज वितरित हो तो वहाँ पे कूलम का नियम नहीं लगता है। क्लियर? तो इसके लिए की पॉइंट क्या हो जाएगा, स्टेशनरी हो यानी स्थिर अवस्था में हो और बिंदु आवेश हो, तो वहीं पे क्या होगा, कूलम का नियम लगेगा। क्लियर? फ्रॉम क्वेश्चन 1 and 2, F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square, right? F is equals to K Q1 Q2 upon R square, right? This is the magnitude of force of attraction और repulsion. Clear? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, ये क्या उसका परिमाण है। क्लियर? K is the constant, kappa constant, right? 9 into 10 to the power 9. Clear? Newton into meter square upon, yes, कूलम स्क्वायर, राइट? इसको परसेप्ट कर दो, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, क्या निकल जाएगा, के निकल जाएगा, राइट? इन वैक्यूम कितने बच्चों को वैक्यूम की स्पेलिंग आती है? सब लोग क्या लिखते हैं, डबल सी लिखते हैं, बट इसमें क्या होता है, डबल यू होता है। क्लियर? ध्यान रखिएगा। इन वैक्यूम, क्लियर, के 1/4 pi epsilon naught, right? Where epsilon naught is electric permittivity of free space, electric permeability. Clear? Electric permeability of free space, 8.85 into 10 to the power minus
12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। डायमेंशन, यस, कूलम A1 T1 अपॉन M1 L1 T पावर -2 इंटू L पावर 3। क्लियर? M -1 L पावर 2 L पावर 3 -3 ऊपर शिफ्ट होने पे। क्लियर? T पावर 2 एंड E पावर 2, T पावर -2 ऊपर आने पे +2 एंड +2 टोटल +4। क्लियर? इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। यानी इस बार जो आवेश हैं कोई माध्यम में रखा हुआ, पहले फ्री स्पेस यानी वैक्यूम में रखा हुआ था, इस बार चार्ज कहाँ रखा हुआ है? एक माध्यम में रखा हुआ है। क्लियर? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R square. That is given by from Coulomb's law. Clear? For the medium, use permeability of medium, absolute permeability. माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, राइट। एब्सोल्यूट डाटा, ये निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट डाटा कभी आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। सपोज कहीं हाइट निकालनी हो तो क्या लिखते हैं? समुद्र तल से इतनी ऊंचाई है। क्लियर? तो हमेशा रेफरेंस लिया जाएगा किसी भी डाटा को बताने के लिए। तो एज ए परमेबिलिटी, विद्युतशीलता को दर्शाने के लिए वैक्यूम की विद्युतशीलता को रेफरेंस लिया जाता है। क्लियर? तो एब्सोल्यूट डाटा डिवाइड बाय वैक्यूम फ्री स्पेस, तो क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन आर। इसे क्या बोलते हैं? रिलेटिव, सापेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है? माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता। क्लियर? इसी का दूसरा नाम भी होता है परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। क्लियर? माध्यम का परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको अपन बोलते हैं। क्लियर? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर कितना होता है? 81। क्लियर? फॉर एयर अप्रॉक्स 1, फॉर मेटल्स इन्फिनिटी। क्लियर? कोई इश्यू नहीं। एब्सोल्यूट डाटा कभी अपने पास में नहीं होते हैं, तो क्या रेफरेंस लिया? वैक्यूम। वैक्यूम की परमेबिलिटी से डिवाइड कर लिया तो क्या मिल गया? रिलेटिव परमेबिलिटी। और रिलेटिव परमेबिलिटी हर किसी माध्यम की अपने को पता होती है। जैसे पानी के लिए कितनी होती है? 81। हवा के लिए कितना होता है? लगभग 1। या पूछे निर्वात के लिए कितना होता है? एग्जैक्ट 1 होता है। क्लियर? धातुओं के लिए पूछे, मेटल्स के लिए पूछे तो कितना होता है? ये अनंत होता है। क्लियर? यहाँ एप्सिलॉन की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। क्लियर? अतः माध्यम में बल F इन मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? यदि R नियत हो तो क्लियर? यानी कोई भी दो आवेश जो अभी हवा में रखे हुए हैं Q1 और Q2 डिस्टेंस पे, और इनको उठा के आपने कहाँ रख दिया है? पानी में रख दिया है।
कितने डिस्टेंस पे? पहले वाली सेम डिस्टेंस पे आपने रखा है, बट मीडियम कौन सा है? पानी है, डिस्टेंस वही है। तो जो पानी के अंदर फोर्स लगेगा वो पहले वाले फोर्स से कितना हो जाएगा? जो हवा में फोर्स लग रहा था वो F0 था, तो अभी फोर्स कितना हो जाएगा? F0 अपॉन 81, यानी फोर्स क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। निर्वात के अंदर फोर्स मैक्सिमम था, मीडियम के अंदर फोर्स क्या होगा? कम हो जाएगा। क्लियर? यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो माध्यम पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि स्थिर विद्युत जो बल होता है वो माध्यम पे डिपेंड करता है। क्लियर? कूलम्ब्स लॉ ओनली वहाँ लगता है जहाँ क्या हो? आवेश बिंदु मात्र हो, बिंदु रूप में हो और स्थिर अवस्था में हो। लेकिन आवेश वितरित हो तो उन केस में फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक छड़ है, कोई भी रॉड है और इसकी लेंथ क्या है? L। क्लियर? इस पे जो चार्ज हैं वो एक समान रूप से वितरित है, Q चार्ज, राइट। दूसरा चार्ज एक स्मॉल q है, वो इस छड़ से r दूरी पर रखा हुआ है। क्लियर? तो आपसे एक कहा गया दिए गए आवेश Q एवं Q के मध्य स्थिर वैद्युत बल ज्ञात करो। स्थिर वैद्युत बल ज्ञात करो। क्लियर? तो इन केस में आप डायरेक्ट कूलम्ब्स लॉ को यूज नहीं कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि चार्ज कैसे होना चाहिए? बिंदु मात्र होना चाहिए। छोटा q एक बिंदु आवेश है, लेकिन बड़ा q बिंदु आवेश नहीं है, तो इसको आप पहले बिंदु आवेश बना ले। एक स्मॉल अल्पांश कंसिडर करें, उस पर आवेश लें, वो क्या होगा? बिंदु आवेश होगा। क्लियर? तो ये अपन एक अल्पांश लिया है, इस पे जो आवेश होगा वो एक बिंदु आवेश होगा, राइट। और सेकेंड q ऑलरेडी बिंदु आवेश है। फिर अब इनके मध्य अपन क्या लगा सकते हैं? कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं, राइट। क्लियर? चलो, बिंदु आवेश कैसे पता करेंगे? टोटल चार्ज q कितनी लेंथ पे? L लेंथ पे, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ। अभी सेगमेंट कितना लिया? अल्पांश dx, तो dx अल्पांश का जो चार्ज है वो क्या है? dq चार्ज है, राइट। क्लियर? तो फोर्स किसके मध्य? dq और q के मध्य। स्मॉल चार्ज है तो फोर्स भी स्मॉल ही होगा, k dq इंटू q अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। क्लियर? यस, k dq इज द q upon L, right? dx q upon x square. Small charge, small force. If we want to find out total force, then integrate from initial to final. Initial value of x is the r and final value is the r plus x. Clear? Then integrate from r to r plus L. क्लियर? तो क्या हो जाएगा? टोटल फोर्स आ जाएगा, तो इनके बीच में स्मॉल q एंड कैपिटल Q के बीच में। क्लियर? F। कांस्टेंट जो डाटा है उनको आप बाहर रख लीजिएगा, K Q Q K Q Q एंड L। K Q Q अपॉन L क्या बच गया? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम r to r plus L, राइट। क्लियर? K Q Q L इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x पावर -1, x पावर इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे? x पावर n+1 अपॉन n+1। क्लियर? तो पावर क्या बन जाएगी? -2, तो x पावर -1 अपॉन क्या होगा? -1, लिमिट r टू r प्लस L। क्लियर? यस, तो माइनस को बाहर रख लीजिएगा, K Q Q L, यस, 1 अपॉन x r टू r प्लस L, राइट। K Q Q L अपर लिमिट r प्लस L -1 अपॉन r,
क्लियर। सपोज माइनस को आप अंदर पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा, 1/r प्लस 1/r माइनस r प्लस l। क्लियर। f इज इक्वल टू k q अपॉन l। एलसीएम क्या लेंगे, r प्लस l, r प्लस l माइनस r, राइट, r एंड कैंसिल आउट। क्लियर। k q l अपॉन में क्या आएगा, l, इंटू में क्या है, r इंटू r प्लस l, l r प्लस l और l cancel out, then final answer is k q r into r plus l। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन कहीं भी बन सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकते हैं, पोटेंशियल में बन सकते हैं, सब जगह बन सकते हैं। तो आपको मेथड पता होना चाहिए कि कूलम्ब्स लॉ का लगता है जहाँ पे क्या हो, बिंदु आवेश हो। बिंदु आवेश नहीं है तो फिर आप बिंदु कंसिडर करके फिर उसको इंटीग्रेट कर लें, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्लियर। Q1 स्थिति सदिश R1 पोजीशन वेक्टर, चार्ज Q2 स्थिति सदिश R2। क्लियर। यस, this is the displacement between Q1 and Q2। clear, positive positive। clear, force on Q2 by 1, F12 is the force on charge 2 by 1, force on 1 तो force on 1 by 2, right, कोई इश्यू नहीं। yes, find out displacement vector r12, r1 vector minus r2 vector, position of 1 with respect to 2। दो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस भी क्या होता है, विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। क्लियर। तो पोजीशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, तो रेफरेंस कौन है 2, तो इसकी डायरेक्शन हो गई 2 to 1। क्लियर। पोजीशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इधर r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, यानी रेफरेंस कौन है 1। अब 1 पे खड़े हैं, 1 पे खड़े होकर 2 को देख रहे हैं, तो डायरेक्शन हो गई 1 to 2। कोई डाउट नहीं। यस। तो अब ये जो फोर्स लग रहा है इसकी डायरेक्शन क्या है, 1 से 2 की तरफ लग रहा है, समझिए ना। तो A से 2 की तरफ कौन सा है, 1 to 2, 2 1, राइट। क्लियर। तो फोर्स ऑन 2 by 1 K Q1 Q2 अपॉन क्या होगा r², ये क्या है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। किसी भी परिमाण को एकांक सदिश से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, वो सदिश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 1 की डायरेक्शन में जो एकांक सदिश है वो कौन सा होगा, 1 से 2 नीचे की तरफ, 1 से 2 कौन सा है 2 1, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 2 1 कैप। कोई डाउट नहीं। क्लियर। जो डायरेक्शन ये है वही डायरेक्शन ये है, यानी 2 1 क्या डायरेक्शन है 1 से 2, ये भी कहाँ से लग रहा है 1 से 2। तो इस फोर्स की डायरेक्शन में ये क्या है, एकांक सदिश है। तो एकांक सदिश को परिमाण से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, सदिश मिल जाएगा आपको। क्लियर। ठीक वैसे ही ये 1 पर 2 के कारण, 1 पर 2 के कारण, तो 2 से 1 की तरफ हो गया ना, और 2 से 1 की तरफ में कौन जा रहा है 1 2। क्लियर। तो K Q1 Q2 अपॉन r², ये क्या है परिमाण है, फोर्स का परिमाण है, मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है, कौन सा आएगा 1 2, राइट। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। एक बात अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे दोनों चार्ज धनात्मक हैं, यानी प्रतिकर्षण है। जब प्रतिकर्षण होता है तो एकांक सदिश और बल दोनों सेम 2 1 है 2 1 है। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं है। सपोज आप ऐसे लिख देते हो कि Q1 Q2 अपॉन r² r कैप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। बट ये होता है कि जैसे अट्रैक्शन का होता तो फिर पोजीशन तो वैसे ही रहती,
फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाती, उल्टी हो जाती। उन केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो जहाँ कहीं भी फील्ड अट्रैक्शन का हो तो वहाँ पे फोर्स नेगेटिव में आएगा, पोटेंशियल नेगेटिव में आएगा, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आएगी, तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, नेगेटिव लग जाएगा। क्लियर। अभी यहाँ पे फील्ड कैसा है, रिपल्सन का है, तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे भी क्या है, प्लस है। क्लियर। के Q1 Q2, यस, इसको भी लिख सकते हो मॉडुलस किसका, 2 1 का, R2 1। क्लियर। ये सा क्या है, मॉडुलस है, राइट। हाँ, इसको भी लिख सकते हो क्या, वेक्टर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर। क्लियर। तो वेक्टर क्या है, 2 1, मोड किसका, 2 1 का। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनली क्यूब हो जाएगा। क्लियर। तो उसको आप लिख सकते हो कि Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 इसका क्यूब इंटू R21 वेक्टर। क्लियर। ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, अलग अलग फॉर्म खूब सारी बन सकती हैं। F12 के Q1 Q2 क्या होगा, R12 वेक्टर्स इनका मोड। इधर क्या लिख सकते हो, वेक्टर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर, यानी एकांक सदिश होता है सदिश अपॉन सदिश का परिमाण। क्लियर। पावर 2 पावर 1 क्या बन जाएगी, पावर 3 बन जाएगी। क्लियर। के Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर होल पावर 3 इंटू R या 1 2 वेक्टर। क्लियर। यस, 1 2 एंड 2 1 एक ऊपर की तरफ है, एक जस्ट नीचे की तरफ है, तो क्या होगा, R12 इज जस्ट अपोजिट ऑफ R21। दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। क्लियर। तो क्या नोट करेंगे हियर, R12 इक्वल एंड अपोजिट ऑफ R21, सो F12 is equal and opposite of F21. This follows the action reaction. Clear? This follows the action reaction law of Newton. क्लियर। कोई डाउट किसी को, समझ में आ रहा है सबको। जो कूलॉम का नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है, यानी आवेश ये 1 कूलॉम है, ये आवेश 10 कूलॉम है, फिर भी इन दोनों पे जो बल लगेगा वो परिमाण में क्या होगा, एक समान होगा और दिशा में क्या होगा, विपरीत होगा। क्लियर। ये आवेश 1 कूलॉम है, ये 100 कूलॉम है, तो इस पर फोर्स F1 है, इस पर फोर्स कितना है, F2 है, तो इनका रेशियो कितना आएगा, 1:1, यानी परिमाण वाइज ये बल हमेशा ही क्या होगा, एक समान होगा और दिशा वाइज क्या होगा, विपरीत होगा। समान प्रकृति है तो प्रतिकर्षण का एक समान बल होगा और असमान प्रकृति है तो आकर्षण का एक समान बल होगा। क्लियर। परिमाण में हमेशा ही क्या होगा, एक समान होगा, दिशा में हमेशा क्या होगा, विपरीत होगा। यानी कूलॉम के नियम के अनुसार जो आकर्षण प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है वो हमेशा क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। क्लियर। अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, देखिए सपोज कोई भी एक चार्ज है Q0, Q1 Q2 Q3 Qn, बहुत सारे चार्ज है। क्लियर। तो Q1 की वजह से फोर्स F1, Q2 की वजह से F2, Q3 की वजह से F3 एंड Qn की वजह से फोर्स F1। यानी इफ 2 or more than 2 forces are act on a charge, the net force on that charge will be given by vector addition of all acting forces. Clear? F net is equals to F1, F2, F3 and so on Fn. Clear? किसी भी आवेश पर 2 या 2 से अधिक बल कार्यरत हो तो उस आवेश पर लगने वाला कुल बल क्या होगा, सभी बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। क्लियर। देखिएगा एग्जांपल,
कोई एक ट्रायंगल है, इनके शीर्ष पर 3 आवेश रखे हुए हैं, Q, Q एंड Q। साइड कितनी है? A। क्लियर? फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज। प्रत्येक आवेश पर कुल बल ज्ञात करें। प्रत्येक आवेश पर कुल बल ज्ञात करें। ठीक? यस। फोर्स प्लस एंड प्लस क्या होगा? रिपल्सन। प्लस एंड प्लस क्या होगा? रिपल्सन। क्लियर? 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। समरूप त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ऑब्वियसली एंगल कितने होंगे? 60 होगा। ये एंगल भी कितना है? 60 है। राइट? क्लियर? वेक्टर एडिशन फ्रॉम ट्रायंगल लॉ इज गिवन बाय F रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा और रूट ऑफ ऑल। क्लियर? ये फॉर्मूला सबको पता है। क्लियर? इफ F1 इज इक्वल्स टू F2, इनका मोड इक्वल है, देन F रिजल्टेंट इज गिवन बाय 2F cos थीटा बाई 2। ये ट्रिग्नोमेट्री से आया है, सबको पता होना चाहिए। क्लियर? किसी को डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। यस। फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन बाय K Q Q यानी Q स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर। राइट? दिस वन इज ऑल्सो K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। दोनों में से कोई भी मैग्नीट्यूड ले लीजिएगा, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। cos 60 बाई 2 cos 30 K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। cos 30 is root 3 by 2. Clear? 2 and 2 cancel out. Then root 3 K Q square upon A square. Right? कोई डाउट किसी को? नहीं। root 3 K Q square upon A square is a net force on each charge. On this, on this, on this also. Clear? कोई डाउट किसी को? नहीं। चलो आज की क्लास यहीं तक। अपन जो है नेक्स्ट वो अपन कल की क्लास में रखेंगे। जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, इन पर बेस्ड बहुत अच्छी अच्छी जो डाउट्स बनती है वो अपन कल डिस्कस करेंगे। क्लियर?